हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा का। तो उस क्रम में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देख रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे अध्याय एवं धाराएं। पार्ट 3 में हमने अध्याय 1 देख लिया था, जिसमें हमने धारा 1 और धारा 2 देखा है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है अध्याय 2। अध्याय 1 हमने कल देखा था, ठीक है, प्रारंभिक था, इसमें परिभाषा थी अध्याय 2 में और धारा 2 में, और धारा 1 में था कि संक्षिप्त नाम विवरण और उसका प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। ठीक है, इसमें हम धारा 3 देखते हैं। तो धारा 3 क्या कहती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, TPDS है ना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम इतने बार अब देख चुके हैं कि TPDS यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो हम अब इसको TPDS ही बोलेंगे, आप समझ जाना। ठीक है। तो TPDS के अधीन पात्र गृहस्थी को सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि किसका अधिकार है? ये जनता का अधिकार है। किस चीज़ के लिए अधिकार है? कि TPDS पे खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। और वो कौन सी धारा बताती है वो अधिकार को? धारा 3। ठीक है, लेकिन कौन से प्राइस में? तो वो सब्सिडाइज्ड प्राइस होना चाहिए। सब्सिडाइज्ड प्राइस मतलब सहायता प्राप्त कीमतें। ठीक है, सब्सिडाइज्ड जैसे कि सिलेंडर सरकार हमको सब्सिडाइज्ड प्राइस में अवेलेबल करवाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कल मैंने बताया था कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स यानी कि पूर्वता प्राप्त गृहस्थी, ठीक है, कौन है? जो कि राज्य सरकार डिसाइड करती है, जो कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो धारा 3 क्या बोलती है? जो पूर्वता प्राप्त गृहस्थी हैं उनको प्रति मास प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न देगी। कितना देगी? प्रति मास प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न देगी। ठीक है, फिर उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो भी गृहस्थी आती हैं तो उनके लिए मैंने आपको क्या बताया था? 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि प्रति मास प्रति गृहस्थी 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट समझ में आया कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को प्रति मास 5 kg खाद्यान्न और जो अंत्योदय अन्न योजना है उनको 35 किलो। ठीक है, फिर उसके बाद साथ में ये है कि राज्य सरकार पात्र गृहस्थी, और पात्र गृहस्थी कैसे पता चला? जो कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि पात्र गृहस्थी मैंने आपको क्या बताया था कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन उसका विवरण कौन देता है? राज्य सरकार देती है। ठीक है, को खाद्यान्नों की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि राज्य सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार से पूछेगी। ठीक है, विनिर्दिष्ट मतलब उनके निर्देशानुसार। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है उसके निर्देशानुसार राज्य सरकार जब केंद्र सरकार से पूछेगी और ये पूछेगी कि क्या हम खाद्यान्नों की जगह गेहूं का आटा दे सकते हैं, यानी कि किसको? जो हकदार हैं उनको। तो ये बिल्कुल, ये धारा 3 क्या बोलती है कि खाद्यान्नों के हकदार के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से 3 चीज़ आपको याद रखनी है, 5 किलो, 35 किलो और गेहूं का आटा, इतना याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम धारा 4। धारा 4 क्या है? मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है। ठीक है, ये ब्रीफ में कि हमको कैसे याद करना है, तो आप उसको देखना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज हम डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं ये कि क्या है। ठीक है, तो
धारा 4 क्या बोलती है? गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता। ठीक है, पोषण आहार सहायता ये कैसे देंगे कि गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात, क्या? गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात 6 मास के दौरान, कितने में? 6 मास के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी माध्यम से निःशुल्क भोजन। पोषण आहार कैसे देंगे ये? 6 मास के दौरान। कब? शिशु जन्म के बाद में, के पश्चात लिखा है। ठीक है, यानी कि शिशु जन्म होने के 6 मास पश्चात ये क्या करेंगे? जो भी स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र है वहां से ये निःशुल्क भोजन देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का पोषण आहार हो गया। किसके लिए? यानी कि महिलाओं के लिए। और ये पोषण आहार कौन सा मानक है? पार्ट 2 को याद करो, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पोषणाहार मानक अनुसूची 2 यानी कि इस अधिनियम की शेड्यूल 2 में पोषण आहार मानक है। उस पोषण आहार मानक को ध्यान में रखते हुए ये पोषण आहार वितरण किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद प्रसूति फायदा। प्रसूति फायदा क्या होता है? मैटरनिटी बेनिफिट। और मैटरनिटी बेनिफिट क्या होती है? जैसे कि मातृवंदना योजना है, ठीक है, इस तरह से मैटरनिटी बेनिफिट्स चलती हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं। तो उसके तहत जो केंद्र सरकार डिसाइड करी है, कौन डिसाइड किया है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार डिसाइड क्या की है कि जो प्रसूति बेनिफिट है वो 6,000 रुपये दिया जाएगा। और 6,000 वो कैसे देते हैं? क्या एक साथ आपके हाथ में पकड़ा देंगे? नहीं, तो वो 6,000 को किश्तों में देते हैं, याद रखना। ठीक है, और कौन देता है? केंद्र सरकार। ठीक, इतना याद रखना। फिर उसके बाद एक और बात जानिए कि ये जो है मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि प्रसूति फायदा उन महिलाओं को नहीं मिलता जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करती हैं या फिर ऐसी जगह पे काम करती हैं, चाहे वो केंद्र की हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, है ना, या फिर सरकारी नौकरी चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। ठीक है, सरकारी नौकरी करें और या फिर वो इसी तरह की किसी अन्य स्कीमों का लाभ ले रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को इस अधिनियम के तहत पोषण आहार सहायता के तहत क्या नहीं करेंगे? ये मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देंगे। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि मैटरनिटी बेनिफिट तो वैसे हर महिलाओं के लिए, ठीक है, लेकिन कौन सी महिलाओं के लिए नहीं है? तो उन महिलाओं के लिए नहीं है जो सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी इन द सेंस चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करती हैं जो महिलाएं, या फिर ऐसी महिलाएं जो इस तरह की किसी स्कीमों का लाभ उठा रही हैं पहले से, तो ऐसी महिलाओं को ये प्रसूति फायदा नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है धारा 5। तो धारा 5 में क्या है? पहले मैंने क्या बताया? टारगेटेड यानी कि TPDS। फिर उसके बाद महिलाओं के लिए है पोषण आहार, फिर बालकों के लिए पोषण आहार सहायता। ठीक है, यहाँ बालक मतलब क्या है? इस अधिनियम के तहत बालक का मतलब होता है कि 14 वर्ष से कम आयु। क्या? 14 वर्ष से कम, और वी कैन से 14 वर्ष तक के बालक। ठीक है, समझ में आ रहा है? बालक मतलब सभी, बालक बालिका सभी हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या बोलते हैं कि इनकी पोषणाहार कैसे ये सुनिश्चित करेंगे? तो 6 मास से कितना? 6 मास से 6 वर्ष की आयु समूह के बालक को ये क्या करेंगे? निःशुल्क भोजन देंगे। कितना? याद रखना, निःशुल्क भोजन किसको है? 6 मास से 6 वर्ष के बालक को निःशुल्क भोजन। ठीक है, लेकिन 6 मास से कम आयु के बालक यानी कि 6 मास से अधिक जो है वो तो आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि ICDS। याद करो, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। देखिए, यदि आप लिंक करके पढ़ेंगे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आपने यदि वीडियो को फॉलो किया होगा तो ये आपको समझ में आएगा। वरना बीच से यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि क्या ही चल रहा है ना। तो आप यदि नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। साथ में मैं आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो क्या है कि 6 मास से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो ये निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, और कहाँ दे रहे हैं? स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है, लेकिन जो 6 मास से कम के बच्चे हैं, ठीक है, जो नवजात शिशु हैं, उनके लिए ये क्या बोलते हैं? ये स्तनपान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत
ठीक, फिर उसके बाद क्या है, मैंने क्या बताया था, मध्याह्न भोजन, ICDS और TPDS, ये 3 योजना के तहत ये काम करती है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, कक्षा 8 अथवा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे, कितना, कक्षा 8 या फिर हम बोल सकते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों को ये क्या करेंगे, स्थानीय निकायों में जो भी सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, या फिर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जो भी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, निःशुल्क एक बार, दिन में एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन देंगे, यानी कि मध्याह्न भोजन हम बोल सकते हैं। लेकिन कब नहीं देंगे, तो ये अवकाश दिनों में नहीं देंगे, जिस दिन छुट्टी है उस दिन को छोड़ करके ये प्रतिदिन क्या करेंगे, निःशुल्क दोपहर में भोजन देंगे। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे सब लोग क्या किए, अधिनियम धारा इसी को रटे, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, ये डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीपली इन द सेंस हम यानी कि 4-5 लाइन दिया था और उसके बाद उद्देश्य पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो आपको मतलब एक एक चीज़ आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना है, जैसे कि आपके ये फूड इंस्पेक्टर में भी अधिनियम है, तो अधिनियम में बस आप इतना ही रट्टा मत मारो, अच्छा धारा 1 में ये, धारा 2 में ये, नहीं, बस इतना ही नहीं पूछ रहे हैं ये व्यापम। ठीक है, तो ये क्या करें, अंदर से जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं कि उद्देश्य क्या है, लक्षित कौन है, यानी कि किसको ये लक्ष्य बना करके इनका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये अधिनियम, इस तरह से आपको पढ़ना है, इंटीग्रेटेड पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर से बस पढ़ लिए तो नहीं, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। ठीक, आगे सुनिए, ये तो हो गया कि 6 माह से 6 वर्ष के लिए, ठीक है, निःशुल्क भोजन आंगनबाड़ी से है। फिर उसके बाद कक्षा 8 अथवा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को उनके विद्यालयों में, और कौन से विद्यालय है वो, सरकारी विद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, ठीक है, वहाँ से क्या करें, मध्याह्न भोजन भी की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है। मध्याह्न भोजन मतलब क्या है, कि दिन में एक बार दोपहर का भोजन देना। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं रहती हैं। क्या होता है, भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होती, कहाँ होती हैं, आंगनबाड़ी में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, जैसे ये तो सरकारी विद्यालय में ये भोजन दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ सभी स्कूलों में नहीं रहता है कि रसोईया रहे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्या रहेगा, केंद्रीकृत रसोई घर रहेगा, और वहाँ से क्या होगा, भोजन वितरण होगा। समझ में आ रहा है। अब ये यदि पूछता है कि ये विद्यालयों में भोजन कहाँ से आएगा, तो केंद्रीकृत रसोई घरों से। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है अध्याय 3, अध्याय 2 हो गया, अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है, खाद्य सुरक्षा भत्ता। तो खाद्य सुरक्षा भत्ता, जब मैंने पार्ट 2 में आपको समझाया था कि खाद्य सुरक्षा भत्ता कौन देता है, राज्य सरकार देती है, और कौन सी स्थितियों में देती है, यदि वो खाद्यान्न उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो वो हकदारों को, जो हितग्राही हैं, हकदारों को वो क्या करती है, खाद्य सुरक्षा भत्ता देती है। बस इतना ही इसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अध्याय 4। अध्याय 4 क्या बोलती है, पात्र गृहस्थी की पहचान। अब ये कैसे करेंगे पात्र गृहस्थी की पहचान, तो धारा 9 क्या बोलती है कि TPDS प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना है ना, समझ में आ रहा है, यानी कि पहचान करना है। तो पहचान के लिए क्या कर रहे हैं, प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में TPDS प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ये पार्ट 1 में हमने देखा था, आपको याद आना चाहिए ये चीज। ठीक, फिर क्या होगा, राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र, कौन से, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार होगी जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जन समुदाय को लाना है। ये लाने का काम कौन कर रहा है, कहाँ से है, मैंने क्या बताया था
कि जनता है, जनता कहाँ रहती है, राज्य में रहेगी ना, तभी तो केंद्र बना है। समझ में आ रहा है, इन भारत राज्य मिलकर के तो बना है। तो क्या है कि राज्यों में जो जनता रहती है, ठीक है, उनका अब उनको लाना है टीपीडीएस के अंडर। तो कौन कर रहा है ये काम, केंद्र सरकार कर रही है। और किस आधार पे कर रही है, जो भी जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हैं, जैसे कि अभी क्या है 2011 के आंकड़े हैं, 2021 में भी जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हुई कोरोना की वजह से। हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, उसके भी डेटा आएंगे, है ना, लेकिन कोरोना की वजह से वो क्लियरली अभी पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है। तो अभी क्या है, सुसंगत आंकड़ा क्या है 2011, तो उसके तहत केंद्र सरकार क्या करेगी, हितग्राहियों का चुनाव करेगी। बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे धारा 9, फिर आपको लग रहा होगा धारा 10 11 क्यों नहीं करवाया। तो देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ध्यान मत दो, है ना, ध्यान मत दो इन द सेंस मैंने आपको एक लिस्ट पूरी दे दी है कि किस में कौन सी धाराएं हैं। पार्ट 2 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। पार्ट 2 जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि एक एक चीज़, क्योंकि अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम देख रहे हैं, ठीक। तो आ जाइए अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। अब ये सुधार कैसे किए हैं, तो इनका सुधार करने का तरीका है कि जो भी है लक्षित यानी कि टीपीडीएस के निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिधान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीपीडीएस है, टीपीडीएस में मतलब क्या होता है, यानी कि खाद्यान्नों की उपलब्धता करवाना, है ना, खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या करें, डोर स्टेप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, यानी कि आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और कैसे जगह पे, निर्गम स्थानों पर, ठीक है, निर्गम स्थानों पर वो क्या कर रहे हैं, आपके द्वार द्वार पे जैसे वितरण करना, ये कार्य किया जा रहा है। ये कौन बोल रहा है, धारा 12 यानी कि सेक्शन नंबर 12 क्या बोलती है कि सुधार में पहला पॉइंट इसका ये है कि टीपीडीएस आपको उचित दर दुकान में तो आप दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, खाद्यान्नों की उपलब्धता तो आप उचित दर दुकान यानी कि फेयर प्राइस शॉप में तो आप दे रहे हो, लेकिन ऐसे निर्गम स्थानों में आप डोर स्टेप फूड डिलीवरी का प्रावधान करो। ये धारा 12 बोली है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि कंप्यूटरीकरण करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कंप्यूटरीकरण कैसे होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज से, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग करके, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड सुधार क्या है कि बायोमेट्रिक करना, ठीक। और बायोमेट्रिक कैसे होते, आधार का प्रयोग करके, ठीक है, समझ में आ रहा है, आधार कार्ड का प्रयोग करके। फिर क्या है, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सभी जो भी आप लिख रहे हैं, रिकॉर्ड करें, वो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें तब होती हैं जब वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं। समझ में आ रहा है कि आपके डेटा आपने लिखे, फीडबैक है, यानी कि पेपर में बस आप ऐसी कहीं लिख करके भूल नहीं गए। समझ में आ रहा है, तो ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए, ये सुधार के अंतर्गत है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट सुधार की बात ये क्या कर रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं, है ना, महिलाएं यानी कि महिलाओं और उनके समुच्चय द्वारा जो भी उचित दर दुकान है उनके मेंटेनेंस का कार्य किसको दे दो, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दो कि वो चलाएं अब उचित दर दुकान, यानी कि महिलाएं अब चलाएं उचित दर दुकान, ये ऐसी बात कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है कि वस्तुओं का समकालिक विविधत्व। इसका मतलब क्या है कि केवल आप वही गेहूं, चावल, मोटे अनाज तो दे रहे हो, साथ में आप और भी चीज़ें दो। जब
जैसी ज़रूरत है, लोगों को जब जैसी आवश्यकता है, चना हो गया, दाल हो गया, इस तरह से ये ऐसा प्रावधान किए कि समय समय पर आप वस्तुओं में विविधता भी लाओ। ये ऐसा बोले, ऐसी सुधार की बात कह रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि किसी भी स्कीम में, ठीक है, लक्षित हिताधिकारियों के लिए उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, कैश ट्रांसफर, खाद्य कूपन जैसी स्कीमों या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना। इसका मतलब क्या है कि आप हितग्राहियों को खाद्यान्न तो पहुंचा ही रहे हो, साथ में यदि आपको पूरा पूरा बेनिफिट उनको देना है, ठीक है, यानी कि उनकी पूरी आपको क्या करना है, खाद्यान्न की पूरी सुनिश्चितता करनी है, यानी कि उनको हर चीज़ की उपलब्धता आपको करवानी है। तो उसके लिए आप ऐसा करो कि कोई सा कैश ट्रांसफ़र हो या फिर खाद्य कूपन हो या फिर कुछ ऐसी स्कीम चालू कर दो जिससे पूरी तरह से आप ये एकदम बेफिक्र हो जाओ, यानी कि जनता तक तो हर चीज़ हम पहुंचा रहे हैं। ये इस बात को बोलते हैं कि ऐसा भी सुधार कुछ करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, धारा 13, 12 हमने देखा, अब धारा 13 देखते हैं। तो धारा 13 में क्या है, क्या राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना। इसका मतलब क्या है, अध्याय 6 है ये, यानी कि महिला सशक्तिकरण। समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण ये कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भी 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं, घर की जो 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं या वरिष्ठ महिलाएं हम बोल दें, ठीक है, उनके नाम पे ये राशन कार्ड जारी करते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में है और बाकी सब राज्य सब अलग अलग अपना राशन कार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो सबका थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए कि कौन से कलर का, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना यानी कि अति गरीबी हो गया या फिर मिडिल बीपीएल हो गया, एपीएल हो गया, इनको कौन से कलर का कार्ड मिलता है, क्या रहता है, क्या सुविधा मिलती है, कितने दर पे इनको मिलता है, थोड़ा आप लोग इसमें वर्क करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या क्या आप लोग इसके बारे में सर्च किए हो, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, महिला सशक्तिकरण ये कैसे करेंगे, यानी कि महिलाओं के नाम पे ये राशन कार्ड बनाएंगे। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि घर में 18 वर्ष से अधिक की महिला नहीं है ना, समझ में आ रहा है, कोई भी स्थिति हो सकती है, ठीक। यहाँ पे ये नहीं बताया कि स्थिति, यदि ये बोलते हैं कि यदि 18 वर्ष से अधिक की महिला नहीं है तो ये क्या बोल रहे हैं कि वहाँ वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम पे ये राशन कार्ड जारी करेंगे। फिर उसके बाद जो भी घर में जो 18 वर्ष से कम की जो भी बालिका है या स्त्री है हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यदि वो 18 वर्ष की जब हो जाएगी तो उसके बाद उस वरिष्ठ पुरुष के सदस्य, जो भी वरिष्ठ पुरुष है उसके नाम पे जो राशन कार्ड बनाए उसके नाम से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा उस स्त्री के नाम पर जैसी वो 18 वर्ष की हो जाएगी। समझ में आ रहा है, पुरुष के स्थान पर गृहस्थी का मुखिया बन जाएगी। कौन बन जाएगा, महिला। समझ में आया, पढ़ोगे तो जान जाओगे, जो मैंने समझाया वही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। जो मैं समझा रही हूँ उसको आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 7। अध्याय 7 क्या बोलती है, शिकायत निवारण तंत्र। तो शिकायत निवारण तंत्र क्या है, धारा 14 में ये बात बोलती है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र। तो ये क्या बोले हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का गठन करेगी, स्थापना करेगी, ठीक है। कौन करेगा, सभी को करना है। प्रत्येक राज्य सरकार क्या करिए, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगी। और इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, इसके अंतर्गत रहेगा कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी, ठीक है। समझ में आया कि शिकायत निवारण तंत्र के अंदर कौन कौन रहेगा, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी। और किसको करना है, प्रत्येक राज्य को करना है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 में क्या है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी। अब ये क्या है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, तो ये है कि राज्य सरकार कौन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। कौन करेगी नियुक्ति, राज्य सरकार। अभी महिला सुपरवाइजर में इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था,
कि कौन करेगा, न्यायालय दे दिया था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसे करके दिया था, है ना। तो उसको याद रखना आप लोग, ठीक है। तो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और कहाँ करेगी, ये प्रत्येक जिलों में करेगी। क्या करेगी, प्रत्येक जिलों में करेगी, ठीक है। और किस लिए करेगी ये, खाद्यान्न या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायत के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए। समझ में आ रहा है, इसलिए ये करेगी। यानी कि कोई भी शिकायत है तो आप इनके पास जाकर के शिकायत कर सकते हो, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, साथ में राज्य सरकार ये भी डिसाइड करेगी इनकी नियुक्ति के लिए जो भी अर्हताएं हैं, यानी कि जो भी ज़रूरत है ना। फिर नियुक्ति की पद्धति, यानी कि पद्धति क्या होनी चाहिए, यानी कि कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, उसका कुछ नियम होना चाहिए। साथ में इनकी क्या शक्तियां हैं, ये सब डिसाइड राज्य सरकार करेगी, याद रखना इस चीज़ को, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि यदि मान के चलो ये तो ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये बना रहे हैं जिला शिकायत निवारण अधिकारी, जिससे कोई भी उपभोक्ता या फिर हितग्राही हम बोल सकते हैं ना, हितग्राही जो भी है, हकदारी, तो वो इनके पास जाकर के शिकायत करें, क्योंकि उनको कोई शिकायत है खाद्यान्न संबंधी, इसीलिए वो जा रहे हैं। लेकिन मान के चलो कि वो संतुष्ट नहीं है, कोई भी हितग्राही जो भी ये निर्णय ले रहे हैं यदि संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाए अब, तो वो जाएंगे राज्य आयोग के समक्ष। और यहाँ पे देखो, याद करो मैंने क्या बताया था, यहाँ राज्य परिभाषा में कल मैंने क्या आपको बताया था कि राज्य आयोग मतलब होता है राज्य खाद्य आयोग, परिभाषा याद रखना, ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं धारा 16। धारा 16 क्या बोलती है, राज्य खाद्य आयोग यानी कि स्टेट फूड कमीशन की स्थापना की बात कौन करता है, धारा 16, ठीक है। तो धारा 16 में क्या है कि इनका गठन कौन किया, राज्य खाद्य आयोग का, राज्य सरकार की। कैसे की, अधिसूचना जारी करके। कैसे की है, अधिसूचना जारी करके। अब इसमें सदस्य गठन तो कर दी, अब सदस्यता भी होगी इसकी। तो सदस्य कौन होंगे, अध्यक्ष होगा, फिर 5 अन्य सदस्य होंगे, फिर क्या होगा, सदस्य सचिव होगा। अब ये सदस्य सचिव क्या है, इसको हम मेंबर सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। और मेंबर सेक्रेटरी और वी कैन से सदस्य सचिव वो होगा जो संयुक्त सचिव है, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। यानी कि संयुक्त सचिव जो भी है उसके रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं हो सकता। ये कौन, सदस्य सचिव। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, सदस्यता की कौन कौन है, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, राज्य खाद्य आयोग के एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको ये 10 सदस्य बोला था, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा आप सुधार कर लेना, 10 नहीं है, ये 6 सदस्य ही हैं। क्या है, 6 सदस्य हैं, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था राज्य खाद्य आयोग के बारे में, 10 लोगों की ये कमीशन रहेगा, है ना। 10 नहीं है, ये 6 है, जिसमें एक अध्यक्ष है, 5 अन्य सदस्य हैं और एक सदस्य सचिव है। अब आगे देखो, जो मैंने उसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, जहाँ जहाँ पे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो ये अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य और सदस्य सचिव हैं, इनमें से कम 2 स्त्रियां होनी चाहिए। अब ये 2 स्त्रियां चाहे मान लो अध्यक्ष में ही हो जाए या 5 अन्य सदस्य में 2 स्त्रियां हो जाए या सदस्य सचिव, यानी कि कुल मिला के ये 6 लोगों में 2 तो स्त्रियां होनी चाहिए। ये बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, धारा 16, ठीक है। साथ में एक, यानी कि इन 6 में एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का। ये 4 लोग हो गए। समझ में आ रहा है, यानी कि ये 6 लोग ही हैं। 6 लोगों में इनमें से 2 स्त्रियां होंगी, एक अनुसूचित जाति का होगा और एक अनुसूचित जनजाति का होगा। ये याद रखना, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो 4 लोग हैं वो अलग से होंगे, अलग से नहीं है, इन्हीं में है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं
धारा 16 में ही आगे है ना, जो मैंने अभी आपको बताया ये वही लिखा हुआ है, आप लोग पीडीएफ में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, यानी कि गठन तो हो गया, यानी कि ये लोग रहेंगे, अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये कौन लोग हैं जिनको हम अपॉइंट कर लें। तो ये क्या बोलते हैं धारा 16 में, ये बोलते हैं जो अध्यक्ष है, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष और 5 सदस्य और जो क्या है सचिव अध्यक्ष है ना, जो अन्य सचिव है, जो भी मेंबर सेक्रेटरी है, तो वो क्या होगा कि ऐसे अधिकारी होंगे जो अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस में या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं में, यानी कि चाहे वो यूपीएससी हो या पीएससी हो, ठीक है, इसके कोई अधिकारी हो। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस मतलब यूपीएससी लेवल हो गए, पीएससी मतलब जो संघ के अधिकारी हो गए, राज्य के अधिकारी हो गए, ठीक है, सिविल सेवाओं के अधिकारी, ये वो होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, कृषि में, सिविल आपूर्ति में, पोषण में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा में, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में इनको ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। याद रखना, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। पहली थिंग क्या याद रखोगे कि ये तो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य या तो हैं या रह चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर भी एलिजिबल हैं, ठीक है, या तो हैं या रह चुके हैं, ये लोग होंगे। साथ में इनको अनुभव होना चाहिए, और कौन से क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए इनको, कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, इनको ये अनुभव होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग क्या है, सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति, कौन, सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि, मानवाधिकार, विधि, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। समझ में आ रहा है, पहला तो ऑल इंडिया सर्विस हो गया, यूपीएससी पीएससी वाले अधिकारी हो गए, ठीक है, साथ में उनका अनुभव हो गया खाद्य और सुरक्षा से संबंधित। अब ये क्या बोलते हैं कि सार्वजनिक जीवन में यदि कोई विख्यात व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कोई फेमस पर्सनालिटी है जिसको क्या मानवाधिकार का, कृषि संबंधी विधि का, समाज सेवा, प्रबंधन, इसका ज्ञान हो, वो भी एलिजिबल है, वो भी ये खाद्य वी कैन से स्टेट फूड कमीशन का सदस्य बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड थिंग क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड हो। क्या बोल रहा है ये, निर्धन के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाए, यानी कि जो लोग समाज सेवी होते हैं और वो जैसे कि एनजीओ जैसे होते हैं ना, मान के चलो, ठीक है, अभी डायरेक्टली एनजीओ का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति जो समाज सेवी हैं, साथ में उनको इसका रिकॉर्ड, प्रमाणित रिकॉर्ड है, यानी कि नहीं ये लोग ये सब काम किए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग भी इसकी सदस्यता पा सकते हैं, ये धारा 16 बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अवधि, यानी कि ये कब तक रहेंगे, तो कब तक रहेंगे, तो आप ये चीज़ को जान लो, 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक, फिर से बोलती हूँ, 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, यानी कि मान लो 5 वर्ष की यदि अवधि बीत गई और ये 65 वर्ष के नहीं हुए तो ठीक है, 5 वर्ष तक ये रहेंगे सदस्य। अब मान लो उस 5 वर्ष में ये 65 वर्ष के हो गए कोई भी, है ना, तो बस तभी तक बस ये सदस्य बने रहेंगे। ठीक है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, यानी कि ये क्या बोलते हैं कि इनकी अवधि कितनी रहेगी, 5 वर्ष या 65 वर्ष। साथ में एक चीज़ आपको याद रखना है कि 5 वर्ष कैसे गिनाएगा, कि जिस दिन से ये अपना पद ग्रहण किए हैं उस दिन से। साथ में ये बोलते हैं कि ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकेगी, पुनः नियुक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये उसके लिए भी पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जिम्मेदारियां, यानी कि इनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था
कि कोई भी जिला निवारण अधिकारी के पास में कोई शिकायत करता जाता है और वो उसके जो भी वो निवारण किए हैं उनके आदेशों से संतुष्ट नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा? राज्य खाद्य आयोग के पास। तो बस इनका पहला काम वही है कि किसी भी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेंगे ये, ठीक है। साथ में ये क्या करेंगे? वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक। और किसके सामने प्रस्तुत करेंगे? राज्य सरकार के सामने। फिर राज्य सरकार क्या करेगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं राज्य विधान मंडल के समक्ष रखेगी। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो इसी तरह के आप सतही रूप में मत पढ़ना, ठीक है। जैसा मैं बता रही हूँ, आपको डीपली नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि केवल नियम अधिनियम 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 साथ में धारा ऐसे मत दौड़ना। जो मैं समझा रही हूँ उसमें ध्यान देना। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, यदि आप प्रीवियस पेपर को देखोगे, उठाओगे तो पता चलेगा, ठीक है, कि ये वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे राज्य खाद्य आयोग। और किसको देंगे? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, गवर्नर को देंगे, केंद्र को देंगे, राज्य को देंगे, या न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और राज्य सरकार फिर क्या करेगी? राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल, यानी कि अब ये हटाए कैसे जा सकते हैं अपने पद से? तो ये हटाए कब जा सकते हैं? यदि ये दिवालिया इनका घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंसी जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यदि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो जाते हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये तब हटाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये शारीरिक या मानसिक रूप से यदि असमर्थ हो तब हटाए जाएंगे। फिर उसके बाद ये किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए हों, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर विलिप्त है, यानी कि जो मॉरली जो इनकरेक्ट चीज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? कोई इनके प्रति कोई दोष है तो वो सिद्ध होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है कि कोई ये ऐसा कार्य करें जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और वो कार्य कैसा है? ये वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर रहे हैं, यानी कि मान के चलो जिसको हम बोलते हैं घूस ले रहे हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम यदि बोलें, यानी कि करप्ट ऑफिसर यदि ये हैं तो तब भी ये हटाए जाएंगे, ठीक है। ये वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ये अपने पदों का दुरुपयोग यदि करेंगे तो भी ये हटाए जाएंगे। याद रखना, ऐसा ही प्रश्न अभी पूछा गया था, आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा महिला सुपरवाइजर का, कि ये 4 ऑप्शन दे करके पूछे थे कि क्या क्या है, आपको याद रखना है। जैसे कि नोनी सुरक्षा योजना अभी पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया था, है ना, और पूछा गया था कि कौन कौन सा उद्देश्य है, इस तरह से कुछ प्रश्न आया हुआ था अभी, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है कि कब हटाए जाएंगे, किसके सामने ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इनका कार्य क्या है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुने जाने का अवसर। अब सुने जाने का अवसर मतलब क्या हुआ? सुने जाने का अवसर मतलब ये हुआ कि इनको आप हटा तो रहे हो, ठीक है, धारा 16 बोल रही है इनको आप हटाओ, लेकिन साथ में इनको उचित अवसर दो। उचित अवसर किस लिए? कि ये अपनी बात को प्रकट कर सकें जब तक ये सुने नहीं जाएंगे, यानी कि ये भी अपने क्लैरिफिकेशन तो देना कि नहीं हमने नहीं किया, तो इनको पूरा अधिकार है, ये सुने जाएंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, धारा 17। धारा 17 क्या बोलती है? राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव, जिसको हम बोलते हैं मेंबर सेक्रेटरी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, यानी कि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। और अन्य कर्मचारी वृंद के वेतन और भत्ते, जो ये यहाँ पे लिखा है ना, अन्य कर्मचारी वृंद, अन्य कर्मचारी वृंद क्या होता है कि धारा 16 में ये भी डिफाइन है, उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल सुन लो अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। तो जो अन्य कर्मचारी वृंद है, जो भी ये जो राज्य खाद्य आयोग है, उसको यदि किसी टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है तो उसकी नियुक्ति राज्य सरकार इनको करके देगी, ठीक है। ये याद रखना, धारा 16 में ये लिखा है, ठीक है। फिर उसके लिए ये क्या बोलते हैं कि उनको वेतन देना है, भत्ता देना है, यानी कि ये जो मेंबर हैं इस कमीशन के, उनको पेमेंट है ना, वेतन भत्ता कहाँ कौन देगा?
तो ये बता रहा है धारा 17 कि राज्य सरकार देगी। कौन देगा ये? इनको वेतन भत्ता जो भी है राज्य सरकार देगी। ठीक है, फिर धारा 18 में आ जाओ। धारा 18 क्या है? राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि राज्य सरकार को लग रहा है कि हमको किसी अन्य आयोग या निकाय का गठन करना है जो इसी राज्य खाद्य आयोग का कार्य कर सके, तो उसकी पूरी पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। लेकिन क्या ऐसी कर देगी क्या? केवल बोल दिए तो हो गया? नहीं, अधिसूचना जारी करके करेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से कर सकती है। राज्य खाद्य आयोग का कार्य करने के लिए वो किसी अन्य आयोग का गठन, अन्य आयोग या किसी निकाय का गठन कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी? अधिसूचना जारी करके करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, धारा 19। धारा 19 में क्या है? संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। अब संयुक्त राज्य खाद्य आयोग क्या है? जैसे कि मैंने क्या बताया था, पार्ट 1 में मैंने बताया था, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग ये होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, राज्य मिल करके यदि कोई खाद्य आयोग का निर्माण करें तो उनको हम बोलेंगे संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाएगा कौन? संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन कौन करेगा? कैसे होगा? केंद्र सरकार के अनुमोदन से होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य हो सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? धारा 20 में आ जाओ। धारा 20 क्या है? जांच से संबंधित शक्तियां। अब ये क्या हो गया? जांच से संबंधित शक्तियां मतलब क्या हुआ? यानी कि इनके पास पावर कौन सी है? ये राज्य खाद्य आयोग जब कार्य कर रहे हैं तो इनके पास पावर कौन सी है? इन शॉर्ट पहले तो समझो, ये जो भी कार्य करें तो ये जो भी कार्य करेंगे तो ये सिविल न्यायालय होंगे, यानी सिविल कोर्ट। ठीक है, इनके पास पूरी पावर होगी सिविल कोर्ट की। अब ये सिविल कोर्ट तो होंगे तो किसके तहत? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिखा है इसमें? राज्य आयोग के पास वो सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी भी सिविल न्यायालय के पास होती है। अब सिविल न्यायालय के पास कौन सी शक्ति होती है? तो वो किसी को समन कर सकती है। ठीक है, साथ में किसी को हाजिर करना तथा शपथ पर परीक्षा करवा सकती है। फिर किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करने के लिए कह सकती है। फिर साथ में शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है, एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद किसी न्यायालय या कार्यालय के लिए ये क्या करेंगे? लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करेंगे, यानी कि ये किसी भी रिकॉर्ड को मंगवा सकते हैं, है ना, सिविल न्यायालय। फिर क्या है? साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, यानी कि किसी भी साक्ष्य या दस्तावेज है उसके लिए कमीशन के लिए ये बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, यानी कि इनके पास आपको समझना क्या है कि सिविल कोर्ट की पावर है राज्य खाद्य आयोग के पास। ठीक है, और उसमें क्या क्या समन करेंगे? किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण के लिए बोलेंगे, या किसी भी प्रति के लिए अध्यपेक्षा के लिए बोलेंगे, या साक्ष्य ग्रहण, या फिर साक्ष्यों दस्तावेजों के परीक्षा मतलब क्या होता है? यानी कि केवल चेक करने के लिए, है ना, रीचेकिंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि उसको देखना है तो उसके लिए वो कमीशन भी निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य आयोग को किसी मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य आयोग है, ठीक है, ये क्या करेंगे? किसी मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकते हैं। यानी कि ये राज्य खाद्य आयोग किसी भी केस को मजिस्ट्रेट को देंगे। समझ में आ रहा है? और जो मजिस्ट्रेट वही निर्णय, और मजिस्ट्रेट के पास वो पावर होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अंतर्गत होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक बार और मैं बता देती हूँ, जो ये राज्य खाद्य आयोग है ये किसी भी केस को मजिस्ट्रेट को देंगे, और मजिस्ट्रेट
के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के तहत ये जो भी सुनवाई करते हैं वही सुनवाई ये किसी भी हितग्राही की शिकायत पर भी करेंगे, ये बोल रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा धारा 21। धारा 21 में क्या है, रिक्तियों आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य न होना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि रिक्तियां, अब रिक्तियां कहाँ पे हैं, तो राज्य खाद्य आयोग में। जैसे कि मैंने क्या बताया, उसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे और एक अन्य सचिव होगा, है ना, मेंबर सचिव होगा। तो उसमें यदि रिक्तियां हैं, इनके गठन में यदि रिक्तियां हैं, तो क्या ये जो भी निर्णय देते हैं तो वो क्या अविधि मान्य हो जाएगा क्या? तो धारा 21 बोल रही है कि वो अविधि मान्य नहीं होगा। और वो कैसे नहीं होगा, केवल इनका निर्णय इसलिए अविधि मान्य नहीं होगा, राज्य आयोग का कोई कार्य कार्यवाही केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगा। और क्या क्या कारण है सुन लो, राज्य आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, यानी कि कोई रिक्तता है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, इस तो क्या वो निर्णय दिए तो वो क्या अविधि में है, क्या अविधि मान्य है? नहीं, ये बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर साथ में ये क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी की नियुक्ति में त्रुटि हो जाए तो भी, या फिर राज्य आयोग की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, ये यानी कि इन शॉर्ट आप समझ लो कि यदि जो भी राज्य खाद्य आयोग है उसके गठन में यदि कोई भी त्रुटियां हैं, चाहे सदस्य से संबंधित हो या उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित, यानी कि किसी भी प्रक्रिया से संबंधित हो, तो भी यदि वो कोई निर्णय देंगे तो वो मान्य होगा। बस इतना याद रखो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, धारा 21 बोल रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे इस फ्री क्रैश कोर्स का लाभ ले सकें। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द